हम लोग पहुंचे हैं किशनगंज में और हमारे साथ दो काफी युवा किसान, दो युवा पैशनेट किसान हैं। एक किशनगंज का ठाकुरगंज इलाका है और यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग हो रही है। ड्रैगन फ्रूट आपके लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही नया चीज होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट के बारे में, इसका कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, क्या कुछ एडवांटेज है, क्या कुछ चैलेंजेस है। सबको नमस्ते। बैक टू फार्मिंग एग्रीकल्चर टूर ऑफ बिहार के दौरान हम लोग पहुंचे हैं किशनगंज में और हमारे साथ दो काफी युवा किसान, दो युवा पैशनेट किसान हैं। एक किशनगंज का ठाकुरगंज इलाका है और यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग हो रही है। ड्रैगन फ्रूट आपके लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही नया चीज होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट के बारे में, इसका कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, क्या कुछ एडवांटेज है, क्या कुछ चैलेंजेस है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए दो युवा किसान हैं, दो युवा एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं हम इनको, तो दो युवा एंटरप्रेन्योर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देख के, और काफी यूथ हैं और एग्रीकल्चर में आए हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। धन्यवाद, आप लोग इतनी दूर से आए बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम जर्नी कृष्णा है। मैं बीटेक कंप्लीट किया था एनआईटी दुर्गापुर से। उसके बाद मैंने 7-8 साल नौकरी की। उसके बाद कोरोना के दौरान जब काम वर्कलोड बढ़ गया और जब शहर में आइसोलेशन फील हुआ, जो अंदर से फील हुआ कि सर्वाइव करना भी मुश्किल था, उसके बाद वापस जाने की इच्छा नहीं हुई। तो उसी बीच जद्दोजहद में मैं क्या करना है, नहीं करना है, सोचते मैं था कि अब हमारा फार्मिंग का मतलब बैकग्राउंड रहा है, तो कुछ उसी से में हम लोग करना चाह रहे थे। वही चल रहा था कि आगे करना क्या है। तो ढूंढते हमको ड्रैगन फ्रूट के बारे में पता चला, क्योंकि उस समय जैसा था बंगाल में इसको बहुत ज़्यादा डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे थे। तो ऐसा क्या है जो इतना हेल्दी है कि कोरोना के समय में, ड्यूरिंग कोरोना टाइम डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे थे जो यहाँ लोकली यहाँ हो रहा था, क्योंकि हर जगह ये फल तो अवेलेबल था नहीं। थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, अपने बात की आपके फार्मिंग कनेक्शन की जी। और हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड जब बातचीत कर रहे थे तो बहुत ही मजेदार वाकया निकला था। आपका जो फार्मिंग कनेक्शन या जो फार्मिंग इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ है, उसमें आपका ग्रैंड फादर का बहुत ही योगदान रहा है। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, उन्होंने क्या क्या किया और उनसे आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला, जो आप इस तरह से एज ए फार्म ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे दादाजी बीए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वो डेप्यूटी डायरेक्टर के पद से बिहार गवर्नमेंट में रिटायर किए। तो उस समय वो जॉब करते हुए भी इस इलाके में खेती को बहुत बढ़ावा दिया उन्होंने। इस इलाके में, हमारे किशनगंज के इलाके में केला का उन्होंने खेती को बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ले जाने में हेल्प किया। वो लोगों को खेती करना सिखा रहे थे, क्योंकि एक बहुत ही अनपढ़ इलाका रहा है, बहुत यहाँ पर शिक्षा का बहुत अभाव था। तो उस समय वो कैरिकेचर और ड्राइंग बनाकर उसकी कॉपी बनाकर इलाके में बांटते थे कि आप इसे सीखो, करना क्या है। और उसके बाद वो लोगों से इस लेवल तक गए कि आप खेती करो, अगर आपका फसल नहीं बिकेगा तो हम आपसे खरीदेंगे। उस लेवल पे वो खेती लेके गए। और हमारे इलाके में उस समय 60-70 मतलब गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे, वो जॉब में थे। और जब वो ड्यूटी से जब वो रहते थे अपने वीकेंड पे या अपने छुट्टियों पे, तो लोगों की हेल्प करते थे। और यहाँ पर खेती को उस स्केल पे ले गए कि 60-70 केजी का एक पौधे का हमारा बंच, जो कांदी बोलते हैं, वो निकला उस समय। और टाइम्स ऑफ इंडिया तक में हम उस समय आर्टिकल छपी था। हमारे पास वो सब रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उस समय इसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है। तो आप समझ सकते हैं इनका जो एग्रीकल्चर इंटरेस्ट को डेवलप करने में इनके ग्रैंड फादर का बहुत रोल रहा। और कोरोना के टाइम में वही इंटरेस्ट इनको वापस गांव की ओर लेके चला आया। गांव आए होंगे तो आपका वहाँ पे तो सिक्योर इनकम होगा, आपने डिसीजन ले लिया गाँव चलते हैं। यहाँ आने के बाद आपने बहुत ही मुश्किल खेती चुनी ड्रैगन फ्रूट की, जिसके बारे में बिहारी किसान जानते भी नहीं है। पहला तो आपने अपना जॉब छोड़ा, दूसरा ऐसी खेती चुनी जिसका कोई मार्केट नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं, आप इतना चैलेंजिंग काम करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में आपको आइडिया आया कहाँ से? देखिए, यहाँ पर इस इलाके में, सिलीगुड़ी इलाके में ड्रैगन फ्रूट हो रहा था। जब हमें पता चला हो रहा था, लेकिन वो लोगों को उस स्केल पे नहीं ले जा पा रहे थे, शौकिया तौर पे करते थे लोग। और उसको बड़े स्केल पे ले जा भी रहे थे। तो 2-3 चीजें हैं, जो जैसे फ्रूट साइज नहीं बन रहा था। तो आप जब तक एक स्टैंडर्ड फ्रूट साइज नहीं बनाएंगे तो मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं है। आज 100 ग्राम 150 ग्राम का फल अगर आप मार्केट में लेके जाते हैं, तो वो जो उसका ऑप्टिमम वैल्यू है उससे 50% दाम मिलता है। तो उसी समय मैं बहुत सारी जगह एक्सप्लोर किया। मैं विजिट करते करते मैं हैदराबाद पहुंचा। वहाँ एक फार्म है डेक्कन एक्जोटिक, जो बहुत बड़े स्केल पे इसको कर रहे हैं। मैंने कोरोना के बीच में वो समय, वो बहुत मुश्किल समय में मैं जाके वो घूम के आया। मुझे लगा कि अगर करना है तो उनके यहाँ से हम कर सकते हैं।
और उस समय मैंने वहाँ से सैपलिंग फिर मंगाई, और पिछले साल मैंने फरवरी में हमने ये प्लांटेशन किया था। ये देख लीजिए हमारा फार्म सिर्फ 1.5 साल का है, आज इसको 1 साल 6.5 महीने हुए हैं एग्जैक्टली, और ये फ्रूटिंग लेवल पे और हम आज 2.5 एकड़ के फार्म से इस महीने मिला के हमने लगभग 5 टन का प्रोडक्शन ले लिया है। जो मेरा इस साल का टारगेट है कि 8 टन मिनिमम जाए, तो उस हिसाब से हम 8 kg पर पोल, ये एक पोल हुआ, ये इस पे हम 8 kg की बात कर रहे हैं, उतना प्रोडक्शन ले रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट का जो लाइफ साइकिल होता है, जो एग्रीकल्चर का पूरा प्रोसीड्यूर होता है, उसके बारे में थोड़ा फोकस कीजिए। हाँ, तो जैसे हमने जो सैपलिंग मंगाई थी वो थोड़ा मैच्योर सैपलिंग हमने मंगाई थी। जो सैपलिंग था वो थोड़ा मैच्योर था, उसके कारण क्या हुआ, जो इसकी मोर्टिलिटी थी वो 5% से भी कम रही। तो वो एक फैक्टर चूज करते समय कि हम जो पौधे लगाने हैं वो कैसे लगाने हैं। उसके बाद पिछले साल फरवरी में प्लांटेशन करने के बाद इस साल मई में, इसका प्लांटेशन का सबसे आइडियल टाइम फरवरी है। फरवरी मार्च के बीच में जब आप करेंगे ना, तो क्या होगा, बारिश गिरने से पहले पौधे को स्टेबल होने में एक समय मिल जाता है, जिससे क्या होता है, इस पौधे का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है फंगस का। अगर आप फंगल डिजीज कंट्रोल कर पाते हैं तो इस खेती में आपको वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसका अभी इंडिया में खेती स्केल बहुत कम है। तो कोई नेचुरल पेस्ट नहीं है इसका। ये जो प्लांट, इसका ओरिजिन कहाँ रहा है? ओरिजिन तो बोलते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका रहा है। ओके, लेकिन ये खेती जो आज के दिन में सबसे बड़ी हो रही है वो वियतनाम में हो रही है। उसके बाद चाइना इस पे बहुत बड़ा स्केल पे फार्मिंग कर रहा है, क्योंकि आज के दिन में 5-7 सुपर फूड माने गए हैं, तो उसमें ड्रैगन फ्रूट सेकंड नंबर पे है एवोकाडो के बाद। ये समझ लिए कि लगभग उस स्केल पे है। एवोकाडो खाने में टेस्टी नहीं है, ये ड्रैगन फ्रूट खाने में टेस्टी है। तो ये उसके हिसाब से ये मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है। फरवरी में हम लोग इसको प्लांटेशन कर देते हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बताइए। तो जो हमने शुरू में जब प्लांट किया था, तो हमने ज्यादातर गोबर की खाद के बेसिस पे ही इसको लगाया है, और पहले साल ये हमसे ज्यादा कुछ डिमांड नहीं किया। इसमें बस यही है कि ये जो हमने पिलर, इसका जो प्लांटेशन होता है पिलर के सहारे होता है, क्योंकि ये पौधे में अपना तना इतना स्ट्रांग नहीं है वो खुद पे खड़ा रह जाए, तो वो तना उस पर जाके, तो उसमें यही ध्यान रखना है कि हम सीधे एक सिंगल स्टेम को ऊपर ले जाएंगे। और वो है कि हमने साथ में जीवामृत, जो आप भी बोलिए आज के दिन में नेचुरल फार्मिंग जो मोदी जी बोलते हैं, जो आज कल हम लोगों को बताया गया, वो हमने प्रैक्टिस करने की कोशिश की। 1 एकड़ में कितने पौधे लगाते हैं? हमने 1 एकड़ में 450 पिलर्स हैं, और हर पिलर पे 4 पौधे लगते हैं, तो लगभग समझ लीजिए कि वो 1800 पौधे 450 पिलर पे वो लगे हैं। तो वो 7 हमने 10 बाय 8 पे हमने प्लांट, मतलब कि रो बाय रो 10 और पिलर टू पिलर 8 फीट पे हमारा प्लांटेशन है। तो लगभग ये प्लांटेशन है। 1 एकड़ में आपने 1800 पौधे लगाए जी, और 400-450 पिलर लगाए जी, जो कि स्टैंड का काम करता है। कितना कुछ खर्चा जाता है? लगभग उस समय जब मैंने प्लांटेशन किया था, हमें फेंसिंग और अपना बोरवेल और ये ड्रिप ये सब कुछ लगा के लगभग 5 लाख रुपए पर एकड़ का हमारा खर्च बैठा था। तो इतना जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मन में बहुत सारा डाउट वगैरह भी होता होगा, आपने ट्रेनिंग वगैरह भी लिया या सिर्फ आपने फार्म विजिट किया, लोगों से सजेशन लिया? कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट है जो इसकी ट्रेनिंग देती हो? हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि हमने तो शुरू कर दिया उस समय एक जिद में, हमें भी ये रियलाइज करने में समय लगा कि जो ट्रेडिशनल तरीके से खेती हो रही है ये किसानों को कहीं लेके नहीं जाने वाली है। तो उसके बाद लिटरली मैंने बुक्स पढ़े हैं इसके लिए। मतलब कि जहाँ भी जो मिला, और मैं सबके लिए ये रिकमेंड करूंगा, 5 मिनट वाली वीडियो मत देखा कीजिए कभी, वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। YouTube वाली हाँ, वही वो 5 से 1 एकड़ से कमाए, वो कभी मत कीजिए। आपको इसको समझना पड़ेगा कि कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी आपको मतलब कि किसी भी तरह की पढ़ाई या फिर कोई भी व्यवसाय आपसे 5 साल मांगती है, ये भी आपसे 2-4 साल मांगेगी कि आप इतना इसको समझ दें, समझने के लिए, तभी आप कुछ पैसा बनाने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात बोला है। बहुत सारे लोग YouTube का वीडियो देखते हैं, ड्रैगन फ्रूट का फार्म लगाइए और 2 साल में करोड़पति बन जाइए। होगा ऐसा कि आप आपके घर का भी जो पैसा होगा वो आप रोड पे और अपने खेतों में छोड़ के चले आएंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जो इन्होंने लिया। अभी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट जो है बहुत ही लिमिटेड है, और ये भी बिल्कुल अपने बचपने में है। जी जी, एकदम आज इसका तो अभी इंडिया गवर्नमेंट भी इसको बढ़ावा दे रही है, बहुत तरह से प्रयास करे। तो इंस्टीट्यूट भी नहीं है, जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं है जिनके बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ का प्लांट नहीं है जी, तो लोगों को डिटेल नॉलेज नहीं है। तो आपको जो बुक्स वगैरह मिले होंगे उनका भी ओरिजिन बाहर ही रहा होगा, यहाँ का कोई राइटर तो लिखा नहीं होगा। बुक्स का नाम अगर बता सकते तो बता दीजिए। जैसे ये मैंने ड्रैगन रिलेटेड कोई बुक नहीं, मैंने खेती से रिलेटेड जो भी बुक मिल सका वो उसको पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि कन्वेंशनली ड्रैगन पे ही आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है।
और उसको था कि ट्रायल एंड रन बेसिस पे ही हमें समझ में आया कि क्या अच्छा काम कर रहा है और क्या नहीं काम कर रहा है। एक तो वो था। बुक्स तो मैंने पढ़ी कि आप खेती बेटर तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसे आजकल जीरो टिलिंग या फिर उस तरह की कल्टीवेशन आ गई जो है। आप यूज करें नेचुरल हाँ, फार्मिंग और का बाकी है, प्रोसेस उसमें आपको बेनिफिट्स मिला बुक्स वगैरह से। हाँ, और है कि दूसरे जो अच्छे फार्मर्स हैं जहाँ भी हैं आप उनको विजिट करें, उनसे सीखें, बाकी और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ओके, फिलहाल ये 2.5 एकड़ का फार्म है जी और आपने बता दिया लगाने का तरीका, जी। जिस तरह से आप इसको बता रहे थे फंगीसाइड वगैरह का बहुत ज्यादा हाँ। प्रॉब्लम होता है, तो और कौन कौन सा डिजीज आता है इसमें? अभी डिजीज में तो क्या है, एक तो जो ऊपर गलन रोग लगता है वो, उसके अलावा इसमें एक है कि जड़ पे गलन आता है, वो भी फंगस का ही प्रॉब्लम है। वो इसकी वो गल के वो रूट मतलब कि जो स्टेम है वो टूट जाती है। तो वो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ वही आ रही है और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। एक दूसरा प्रॉब्लम जिसमें है, एक नॉर्मल पौधे में एक लीफ कर्ल एक इल्ली भी आती है, वो इसमें जब भी दो स्टेम इसके सटते हैं उसके बीच में एक घर बनाने की कोशिश करती है। अच्छा। तो उससे छुटकारा आप स्प्रे से नहीं पा सकते। वो मैंने पाया जो था ये बायोडाइवर्सिटी, मैंने केमिकल का स्प्रे कुछ भी नहीं किया था। तो नेचुरल प्रेडेटर से जो आपको मकड़ी थी और लेडी बग थी उसके कारण ही छुटकारा मिला। ये मेरा नेचुरल पर्सनल फार्मिंग का फायदा मिला। अगर हाँ, कोई हाँ। किसान हर्बिसाइड पेस्टिसाइड डालता हाँ तो मकड़ी वगैरह तो मर गया होता, हाँ। तो उसको इसके लिए अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता, हाँ। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, हो सकता था सही होगा भी नहीं होगा, क्योंकि वो कोकून बना के रखती है और ऐसे जगह पे है कि जहाँ आपका स्प्रे पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचेगा उसका कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल। तो नेचुरल फार्मिंग से आपको ये बेनिफिट मिल हाँ, गया। जैसे ऐसा आज भी कभी कभी कहीं कहीं मुझे दिख जाती है वो इल्ली, लेकिन वो इतने मतलब कि 1% से भी कम है कि वो क्यों उसके ऊपर मेहनत करना है। आप 100% क्लीन नहीं रख सकते चीजों को। बिल्कुल। आप हमारा ही फार्म देख लीजिए, आज सब जगह घास है, आपको नॉर्मल खेत में इतने जंगल नहीं दिखेंगे। हम यहाँ से ब्रश कटर यूज करते हैं, उसके अलावा कुछ यूज नहीं करते। हाँ, कितने टाइम बाद फ्रूटिंग के लिए प्लांट काबिल हो जाता है? हाँ, तो जैसे मैंने पिछले साल फरवरी में लगाई थी, इस साल मई में हमारी पहली फ्रूटिंग हो गई। 1 साल 3-4 महीने में हमारा पहला प्रोडक्शन निकल गया था हमारा। अच्छा। और इस साल हमारा जैसा चल रहा है, इस साल हम 8 टन प्रोडक्शन कम से कम हम 2.5 एकड़ के फार्म से लेने की हम उसमें है, जो लगभग की हो सकता है भगवान की दया से हो।